तो आज हम जो देखने वाले हैं ये हमारा दूसरा पार्ट होने वाला है, क्योंकि आपका पता है कि पहला पार्ट हो चुका है। हम यहाँ पे बीपीएससी के लिए जो आपका प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्लास चल रही है हिस्ट्री की, वो देख रहे हैं और इसमें मॉडर्न हिस्ट्री को देख रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्योंकि आपको पता है कि बीपीएससी जैसे एग्ज़ामों में मॉडर्न हिस्ट्री का अच्छा खासा एडवांटेज मिलता है हमें, ठीक है। अगर यहाँ से आप देखते हो तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन आप पीटी में इजीली कर सकते हो। आप इसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना के देखना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा। अगर आपके पीवाईक्यू बन रहे हैं तो आप मान के ये चलो कि आपके अच्छे खासे क्वेश्चन बन सकते हैं अगर इस टॉपिक से आते हैं तो, ठीक है, अगर आपने अच्छे से मेहनत की तो, ठीक है। देखो हमारा आज का टॉपिक शुरू होने वाला डच कंपनी से। आपको पता है इससे पहले हमारे कंपनियों को पढ़ चुके हैं पुर्तगाली कंपनी के अच्छे से, लेकिन आज हम शुरू करेंगे डच कंपनी से। डच कंपनी जिसे हम हॉलैंड या नीदरलैंड भी कहते हैं, अभी के टाइम में नीदरलैंड के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो 1595 या 96 में क्या होता है कि कार्नवालिस हाउटमैन एक व्यक्ति होते हैं नीदरलैंड के, उनके नेतृत्व में एक दल भारत की ओर आता है और ये भारत की ओर आकर सबसे पहले ये इंडोनेशिया में जाते हैं। इंडोनेशिया में ये व्यापार करते हैं, वहाँ से वह भारत आते हैं, ठीक है। उसके बाद ये इन्होंने भारत से व्यापार किया और ये सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले वस्त्र का व्यापार करते हैं। ये क्वेश्चन है यूपीएससी तक में पूछा गया है कि आप बताइए कि भारत के कपड़ों यानी कि भारत के वस्त्रों को सबसे पहले प्राथमिकता किसने दिया था? तो वह किया था कौन? डच कंपनी ने। जबकि अन्य कंपनियां जो थी अभी तक सिर्फ मसालों का ही क्या ट्रेड करती थी, लेकिन वस्त्रों का सबसे पहले यूरोपीय बाजार में लाने का काम किया था यह डचों ने किया था, ठीक है। इसके बारे में उतना ज़्यादा है नहीं, बस छोटा छोटा कुछ पॉइंट है। एक इसमें याद रखना आपको, 1759 जो बेदरा का युद्ध होता है ये इसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। बेदरा के युद्ध में डच और ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों का युद्ध होता है। एक तरफ डच रहते हैं, एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रहते हैं, जहाँ डचों की हार हो जाती है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है। जिसके बाद हार होने के बाद यह पुनः अपने यूरोप लौट जाती है और भारत के क्षेत्रों को छोड़ने लगती है बेदरा के युद्ध के बाद, ठीक है। अब आता है हमारा मेन जो है अंग्रेजी कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी स्थापना कब होती है? 31 दिसंबर 1600 में इसकी स्थापना होती है। आपको पता है कि स्थापना के साथ इसी का जब शाही फरमान इसके लिए दिया गया तो इसे 15 वर्ष का एकाधिकार दिया गया। मतलब कि 15 साल तक भारतीय क्षेत्र में यानी कि भारतीय पूर्वी क्षेत्रों में इस कंपनी को छोड़कर अन्य कोई भी कंपनी ब्रिटिश की वहाँ पर व्यापार नहीं करेगी। मतलब ब्रिटेन से सिर्फ एक ही कंपनी व्यापार करेगी इस क्षेत्र में, वो होगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। वो होता है एकाधिकार जो 15 सालों के लिए दिया गया था इस कंपनी को और इसी दिन इसका स्थापना किया जाता है। और इस समय जो था वह यूके की महारानी कौन थी? महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट थी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और इसी समय में इंडिया में कौन था? तो इंडिया में था अकबर। मुगल काल चल रहा था, आपको पता है कि 1600 ईस्वी में अकबर जो था भारत का शासक था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है, अब इसके कुछ दूत आते हैं जो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं हमारे हिस्ट्री में। आपको पता है इवन अगर ये अंग्रेज हमारे देश में ना आए होते तो आज शायद हम फिर से भारत सोने की चिड़िया होती। लेकिन ये अंग्रेज आते हैं, लूट के ले जाते हैं हमारे सारे रिसोर्सेज को, सारे संसाधन का उपयोग करते हैं वो अपने लिए। तो वो सभी चीज़ें हैं, लेकिन हमें हिस्ट्री में तो पढ़ना पड़ेगा। तो एक आते हैं कैप्टन हॉकिंग, पहले सबसे पहले आते हैं कैप्टन हॉकिंग। ये 1608 में आते हैं, ठीक है। ये जब ये ब्रिटेन से चलते हैं यानी कि इंग्लैंड से जब यह चलते हैं तो यह अकबर के नाम का जो फरमान था वो लेके चलते हैं। क्योंकि यह 1600 के आसपास ये निकलते हैं भारत पहुंचने के लिए अकबर के नाम के पत्र लेकर। लेकिन ये पहुंचते हैं जहांगीर के समय में, यानी कि तब तक अकबर की मृत्यु हो जाती है 1605 में और अब जहांगीर गद्दी पर बैठ चुका है, जहांगीर भारत का शासक बन चुका है। तो अकबर के नाम का पत्र लेके आते हैं कहाँ पर? यह अकबर के नाम का पत्र लेकर आते हैं जहांगीर के दरबार में। कौन? कैप्टन हॉकिंस। ये याद रखिएगा, आप पूछा जा सकता है। और दूसरे हैं सर टॉमस रो। सर टॉमस रो 1615 में आते हैं भारत।
1615 में भारत आकर यह जहांगीर के दरबार में जाते हैं। ठीक है, अगला है हमारा 1632। ये महत्वपूर्ण घटना होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। 1632 में क्या होता है, गोलकुंडा नामक एक क्षेत्र है जहाँ के शासक ने सुनहरा फरमान, क्या वो सुनहरा फरमान को दिया, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक फरमान प्राप्त किया जिसे सुनहरा फरमान के नाम से जाना गया। इसमें क्या था, वह कुछ वार्षिक कर देकर वह फ्री ट्रेड कर सकते हैं उस क्षेत्र में। मतलब एक बार कुछ पैसे दे दीजिए 1 साल का, उसके बदले में आप चाहे जितना ट्रेड करना, जितना व्यापार करना है उस क्षेत्र में आप कर सकते हो। तो ये सुनहरा फरमान किससे आया था, गोलकुंडा के शासक से, और कब आया, 1632 में। ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसी क्रम में इसी का बोले तो बहुत बड़ा वर्जन 1717 में फारूक शेर, आपको पता है कि फारूक शेर जो है उत्तर मुगल काल, यानी कि जब औरंगजेब के बाद मुगल जो शासन था वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। उसमें फारूक शेर जो है 1717 में भारत के शासक थे, जो कि कमज़ोर शासक के रूप में जाने जाते हैं। औरंगजेब के बाद जितने भी शासक आए वह उतने ज़्यादा मजबूत नहीं थे, लेकिन 1717 के जो टाइम था फारूक शेर, उन्होंने क्या करता है, इंग्लैंड के मतलब इंग्लैंड के जो दूत आए थे जॉन सैडमैन, उसको एक फरमान देता है। फरमान में क्या था, अब वो देखिए, फरमान में था कि 3000 रुपये के वार्षिक कर लेकर वह ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के क्षेत्र में अपना फ्री में व्यापार कर सकते हैं। सोचिए, एक बार आपने 3000 रुपया दे दिए फारूक शेर को, तो आप पूरे बंगाल में पूरे साल के लिए फ्री में ट्रेड करिए, आप कितना भी ट्रेड कीजिए, आप पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा था कि 10,000 रुपये देकर आप सूरत में भी वह काम कर सकते हैं, सूरत में भी फ्री में व्यापार कर सकते हैं। इसी फरमान को कहा गया मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा मतलब होता है अधिकार पत्र। इसे कहा गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार पत्र, मैग्ना कार्टा। ठीक है, अब चल इसी के क्रम में देखिए 1661 की घटना जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो देखो इसमें क्या था कि 1661 में ना ब्रिटेन के राजकुमार जो थे चार्ल्स द्वितीय, उसका जो शादी होता है वो पुर्तगाल के राजकुमारी से होता है, कैथरीन से। तो देख रहे हो, राजा राजा के घर से भाई शादी कर रहे हैं। तो ब्रिटेन के जो राजकुमार थे कौन, चार्ल्स द्वितीय, और उसकी मैरिज यानी कि शादी होती है पुर्तगाल के जो राजकुमारी थी उससे। तो ऐसे में क्या होता है कि भारत के क्षेत्र में पुर्तगाल और क्या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों में क्या होता है, संघर्ष चल रहा था। ऐसे में क्या होता है कि पुर्तगालियों ने जो बम्बई के क्षेत्र में कब्जा करके रखा था, बम्बई के क्षेत्र पर अपने अधिकार करके रखा था, उसको दहेज स्वरूप ब्रिटेन को दे देता है कि भाई आप लो, अपना आपसे हमारा आप क्या संबंध जुड़ गया है, आप लो, आप इस क्षेत्र को आप रख लो। किसको दे देता है, ब्रिटेन को, राजा को दे देता है। अब भाई ब्रिटेन का राजा को भारत के क्षेत्र को लेकर क्या करेगा, उसे तो चाहिए मुनाफा, लाभ चाहिए। व्यापार के लिए, व्यापार का पहला अर्थ ही होता है लाभ, चाहे कुछ भी हो, लाभ कमाना, वो ही व्यापार कहलाता है। ठीक है, तो ये सब 1661 में हुआ। लेकिन 1668 में 10 पाउंड के वार्षिक पर मतलब कर पर यह कंपनी को दे दिया जाता है। ब्रिटेन के राजा इस क्षेत्र को लेकर क्या करते हैं, तो 1668 में यह कंपनी को दे देते हैं 10 पाउंड के वार्षिक कर पर। ठीक है, इस क्रम में कुछ ऐसे शासक भी थे मुगल के जिससे ना क्या होता है, इसका मतभेद हुआ था। उसमें सबसे पहले आते हैं औरंगजेब। औरंगजेब जो है वह उन्होंने कंपनी के खिलाफ एक युद्ध भी किया था। ठीक है, उसे समझते हैं। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह हुगली नदी के क्षेत्र में अपना वर्चस्व बढ़ा रही थी, वो अपना वर्चस्व बढ़ा रही थी, जिससे औरंगजेब नाखुश थे। कौन, मुगल शासक, जिसके लिए एक युद्ध भी हुआ था, और युद्ध में औरंगजेब की विजय हुई थी, जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो लड़ रहे थे सर जॉन चाइल्ड, उसकी हार हुई थी। जिसके बाद सर जॉन चाइल्ड को सर देश निकाला बाहर का आदेश दिया गया, लेकिन फिर कुछ जुर्माना लगाकर उसे देश में रहने का अनुमति दिया गया, पूरे कंपनी को व्यापार करने की अनुमति दी गई। यह घटना कब होती, 1668 में होती। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वह कौन सा शासक था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया था, वह था औरंगजेब। और वह कौन सा व्यक्ति था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिन्होंने औरंगजेब से हारा था, वह था सर जॉन चाइल्ड। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट इसी क्रम हम देखते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का धीरे धीरे प्रभाव पूरे देश पे पड़ता है, और इन्होंने 3 प्रेसिडेंसी को विकसित किया था। पहला था कलकत्ता प्रेसिडेंसी, दूसरा था मद्रास प्रेसिडेंसी, तीसरा था
ये बम्बई प्रेसिडेंसी। प्रेसिडेंसी मतलब 3 ऐसे मुख्य कार्यालय अपने बनाए थे जहाँ से यह रेगुलेट कर सकते थे पूरे कंपनी को। ठीक है, तो 3 ऐसे प्रेसिडेंसी थे, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी। ठीक है, और इन्हीं प्रेसिडेंसी में कुछ फोर्ट यानी कि कुछ किले का भी निर्माण किया गया जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्ज़ाम के व्यू से। उसमें सबसे पहला आता है फोर्ट सेंट जॉर्ज, यानी कि सेंट जॉर्ज का किला, वह कहाँ है? वह है मद्रास में। दूसरा है विलियम का किला है, फोर्ट विलियम कहाँ है? वह कोलकाता में। और दूसरा है फोर्ट लुई, ये कहाँ? यह है पांडुचेरी में, जिसे हम पुडुचेरी भी अभी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आते हैं डेनिश और स्वीडिश कंपनी, जहाँ पे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं एक एक पॉइंट आपको जरूर बताऊंगा इस बारे में। तो डेनिश कंपनी जो है वह 1616 में भारत में आती है, और इसकी पहली फैक्ट्री जो होती है वह तंजौर में होती है, जो साउथ के क्षेत्र में एक जगह पड़ता है तंजौर, उस क्षेत्र में डेनिश अपना पहला फैक्ट्री लगाते हैं। अब वहाँ अब एक और होता है स्वीडिश कंपनी 1731 में। यह भारत के क्षेत्रों से बहुत ही ज़्यादा कम व्यापार करता है, बल्कि यह चाइना से जुड़ा हुआ रहता है। ये चाइना से ज़्यादा अपना व्यापार करता था, भारत के क्षेत्रों से उतना मतलब नहीं रखा। यह कौन? स्वीडिश कंपनी। लेकिन आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में आने वाला सबसे अंतिम यूरोपीय कंपनी कौन थी? तो वह थी स्वीडिश कंपनी। ठीक है, हमें पढ़ना है फ्रांसीसी कंपनी का, क्योंकि यहाँ से मेन होता है। ठीक है, फ्रांसीसी कंपनी का स्थापना होता है 1664 में, और इस टाइम फ्रांस के संस्थापक कौन थे, मतलब फ्रांस के शासक कौन थे? वो थे लुई 14 के समय फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना होती है। जब फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1664 में होती है, तो इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री 1668 में सूरत में लगाई थी। 1668 में इन्होंने पहली फैक्ट्री अपनी सूरत में लगाई थी। ठीक है, और दूसरी फैक्ट्री 1 साल बाद 1669 में मछलीपट्टनम में ये अपनी पहली फैक्ट्री लगाते हैं। और आपको बता दें कि जिस तरह से ब्रिटिश ने अपनी नीति बनाई थी कि सबसे पहले व्यापार करना है, फिर राजनीतिक में हस्तक्षेप करना है, फिर हमें शासन को अपने हाथ में लेना है, ठीक उसी नीति की तरह फ्रांसीसी भी ने भारत में अपना नीति का उपयोग किया। यह अभी पहले व्यापार में लाभ कमा रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे यह क्या राजनीतिक हस्तक्षेप करने लगे और धीरे धीरे शासन अपने हाथ में लेने लगे। कौन? फ्रांसीसी। इसी क्रम में ब्रिटिश और फ्रांस दोनों के बीच युद्ध भी देखने को मिलता है, संघर्ष भी होता है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक प्रतिस्पर्धा जो देखने को मिलता है वो फ्रांसीसी कंपनी से ही देखने को मिलता है। खैर, आगे हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपको पता है यहाँ हो गया। और 1673 और 1674 दो ऐसे समय थे जब पांडिचेरी, चंद्रनगर, माहे और कार्यकाल, इस पर नियंत्रण हो जाता है किसका? फ्रांस का। फ्रांसीसी कंपनी यहाँ पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है। ठीक है, चूँकि फ्रांस की नीति भी क्या थी? अंग्रेजों के समान थी। तो भाई दोनों का नीति जब एक समान है, दोनों अपना अपना शासन के क्षेत्र में अपना अपना कंट्रोल लेना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है संघर्ष होगा। तो संघर्ष हुआ, तो इस संघर्ष को हम कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। आप यहाँ याद रखना, कर्नाटक युद्ध के नाम से। और ऐसे 3 ऐसे मौके आए जब युद्ध की नीति आई। युद्ध की नीति मतलब युद्ध का समय आया, तो ऐसे 3 हुए, यानी कि कर्नाटक युद्ध कुल कितने हैं? 3। अब हम देख लेते हैं सभी के युद्ध काल, कारण, संधि, विशेष। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो समय पीरियड है वह 1746 से लेकर 1748 के बीच है। और कारण क्या था? कारण था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के लिए। तो ऑस्ट्रिया जो था यूरोप के एक देश थे। ऑस्ट्रिया जो यूरोप का देश था, वहाँ पर उत्तराधिकारी के लिए 2 गुट बन चुके थे। एक ब्रिटिश का गुट था, दूसरा था फ्रांस का गुट। फ्रांस किसी और को सपोर्ट कर रहे थे और ब्रिटिश किसी और को सपोर्ट कर रहे थे। ऐसे में उन दोनों का संघर्ष वहाँ पर भी हुआ, और जिसका एक बोले तो क्या प्रभाव भारत के क्षेत्रों में भी देखने को मिला। भारत में भी ब्रिटिश और फ्रांसीसी एक दूसरे के आमने सामने हुए, तो उसी को हम कहते हैं ऑस्ट्रिया की संधि। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के लिए प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ। कब? 1746 से 1748 के बीच में। इसका संधि कैसे हुआ, इसका ख़त्म कैसे हुआ? यह युद्ध हुआ था एला सापेल की संधि से। एला सापेल की संधि से यह ख़त्म हुआ। इसमें विशेष क्या था? इसमें विशेष था कि फ्रांसीसी गवर्नर जो थे डुप्ली, उन्होंने बहुत ज़्यादा दबाव बनाया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर भारत में। ठीक है,
और इसमें एक युद्ध होता है, सेंट थॉम का युद्ध होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है सेंट थॉम का युद्ध किस कर्नाटक युद्ध के दौरान हुआ था, तो वह हुआ था प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान। अब बात करें हम द्वितीय कर्नाटक युद्ध की, तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध का समय पीरियड है 1749 से लेकर 1754 में। और क्यों हुआ? यह हुआ था, भारत के क्षेत्र हैं एक हैदराबाद और कर्नाटक, इन दोनों क्षेत्र में भी वही तरह की एक एक्टिविटी होने लगी, यानी कि दो गुट बन चुके थे। वो अपने उत्तराधिकारी को राजा बनाना चाहते थे, ये अपने उत्तराधिकारी को राजा बनाना चाहते थे, और ये दोनों जो गुट बने हैं और ये जाके आमने सामने हो जाते हैं युद्ध में, ठीक है। तो इस युद्ध का समाप्ति कैसे होता है? युद्ध का समाप्ति फिर से एक संधि लाई जाती है, और उस टाइम पांडिचेरी की संधि होती है। पांडिचेरी की संधि के बाद इन दोनों के युद्ध की समाप्ति किया जाता है। और इसमें क्या होता है, अंबूर का युद्ध होता है, अंबूर का युद्ध याद रखना। अब बात कर रहे थे आखिरी जो है हमारा तृतीय कर्नाटक युद्ध, थर्ड कर्नाटिक वॉर। क्या होता है कि इसमें ना 1756 से लेकर 1763 तक होता है। और क्यों होता है? क्योंकि सप्तवर्षीय युद्ध के कारण। अब सप्तवर्षीय युद्ध क्या था कि फ्रांस और ब्रिटेन यूरोप के क्षेत्रों में आमने सामने थे, 7 सालों के ये युद्ध लड़ा गया था, उसी की लपटें भारत में भी थी। तो सप्तवर्षीय युद्ध, और इसकी क्या समाप्ति होती है इस युद्ध की, तो पेरिस की संधि के तहत इसकी समाप्ति कर दी जाती है। और इसी में मांडीवास का युद्ध 1760 में लड़ा गया था, जिसके बाद यह तय हो गया था कि फ्रांस अब भारत में कुछ ही क्षेत्रों में सीमित रह जाएगा। क्यों? क्योंकि इस युद्ध में, मांडीवास के युद्ध में, एक तरफ जहां ब्रिटेन था यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, दूसरी तरफ फ्रांस था, तो ऐसे में फ्रांसीसी कंपनी की हार हो जाती है, जिसके बाद धीरे धीरे ये सीमित हो जाते हैं फ्रांसीसी कंपनी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना। ये पीटी ओरिएंटेड क्लास थी, अगर आप सपोर्ट दिखाओगे तो मेंस के लिए भी मैं आपको प्रिपेयर कराऊंगा, ठीक है। आप अपने दोस्त में जितना हो सके शेयर करना, क्योंकि यह हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, खास करके बीपीएससी या दरोगा की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।